देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिर हीट में आगे आते हैं। इलास्टिसिटी वाला पार्ट हो गया खत्म। और नेक्स्ट फिर हेडिंग पड़ेगा हीट एंड टेम्परेचर। और इसी में हम लोग स्टडी करते हैं कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर के बारे में सबको मालूम है, टेम्परेचर इज सिंपली मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। बॉडी कितना हॉट है, बॉडी कितना कोल्ड है, तो ये हमको उसके टेम्परेचर से पता चलेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। ये भी बात मालूम है भाई, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, कैंडला, मोल है, वैसे ही टेम्परेचर भी है। तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है। अब हीट हम किसको बोल रहे हैं, टेम्परेचर किसको बोल रहे हैं, और इनका आपस में क्या रिलेशन। हीट के बारे में एक लाइन ये लिख सकते हो, इट इज अनदर it is another form of energy which is transferred from one body to another body due to temperature difference। ठीक है। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसको हम लोग, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसी को हम लोग हीट बोल रहे हैं। ठीक है ना। टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो हम लोग कैसे करते हैं, तो देखो टेम्परेचर के कई सारे स्केल्स हैं, और टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है उसके लिए 2 पॉइंट फिक्स किए गए हैं। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम पॉइंट। ठीक है। क्योंकि है क्या ना, देखो बॉडी हॉट है, कोल्ड है, वो एक रिलेटिव टर्म है। हो सकता है मुझे लगे कि हाँ यार थोड़ा गर्म है, किसी को लगे कि नहीं ज्यादा गर्म है। तो थोड़ा और ज्यादा को हम मेजर कैसे कर पाएंगे, तो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट है वो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट से है। आइस पॉइंट वो पॉइंट है जब वाटर फ्रीज होगा, और स्टीम पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे स्टीम कंडेंस होगी या वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। यानी वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया और ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया वाटर के लिए। ठीक है। तो पहला स्केल है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट को 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट को 100 डिग्री बोला गया। यानी आइस पॉइंट से स्टीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें से हर एक पार्ट 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। और कौन कौन से स्केल स्केल है, दूसरा पॉपुलर स्केल है केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री रीमर। ये 2-3 स्केल हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। केल्विन स्केल में आइस पॉइंट को 273.15 और स्टीम पॉइंट को 373.15। फ़ारेनहाइट में इसको, फ़ारेनहाइट में कितना लेते हैं क्यों भाई, फ़ारेनहाइट में ये हो जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रीमर में ये 0 डिग्री रीमर है और ये 80 डिग्री रीमर है। ध्यान से देख लो कि सेल्सियस स्केल में दोनों के बीच में 100 डिविजन हैं, केल्विन स्केल में दोनों के बीच में 100 डिवीजन है, लेकिन फ़ारेनहाइट में इन दोनों के बीच में 180 डिविजन हैं, और रीमर में 80 डिविजन हैं। तो जरा बताओगे कि इन चारों में अगर हम कंपेयर करें तो मोस्ट प्रिसाइज स्केल कौन सा है, मतलब जो स्केल हमको सबसे प्रिसाइज रीडिंग देगा। क्यों भाई, मोस्ट प्रिसाइज स्केल कौन सा है। फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट है। क्यों, क्योंकि फ़ारेनहाइट उतने ही डिस्टेंस को 180 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये ज्यादा प्रिसाइज स्केल होगा ना। ठीक है ना। इसके बारे में लिख देंगे दिस इज मोस्ट प्रिसाइज स्केल। और एक बात का ध्यान रखना, किसी भी स्केल के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इन एक्स स्केल माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट इन दैट स्केल डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ स्टीम पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट, ये रेशियो जो है कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल स्केल्स।
ये पर्टिकुलर रेशियो जो है सारे के सारे स्केल्स के लिए कांस्टेंट रहेगा, और ये आपको एक याद भी रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद भी रखना है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो इसको लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल -0 अपॉन 100 इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल -32 अपॉन 180 is equal to temperature in Kelvin scale -273 upon 100, and this is also equal to temperature in Reamer scale -0 upon 80। यानी किसी भी एक स्केल से टेम्परेचर अगर हमें दूसरे स्केल में ले जाना है तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं वो काम। बताइए, यहां तक पहले कोई डाउट है तो? ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आता है स्पेसिफिक हीट कॉमा हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट। देखो मैं तीनों को एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, बस ऐसे समझ लो। एक ही प्रॉपर्टी को तीन अलग अलग तरह से हम लोग स्टडी करते हैं, इसलिए तीन पॉइंट्स बन जाते हैं, बट एक्चुअली ये तीनों अलग अलग नहीं है। देखो सिंपल ये बात समझना कि जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी बॉडी है, और अगर उसको हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं तो उसके टेम्परेचर में डेल्टा टी का राइज आता है। मतलब बॉडी को हीट दे रहे हैं अगर, तो एक्चुअली दो ही ऑप्शन है, या तो उस बॉडी का उस मटेरियल का फेस चेंज होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे होगा तो मेल्ट होने लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो इवेपोरेट होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं है और हम बॉडी को हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा। अब हीट देना और टेम्परेचर का बढ़ना ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं ऑलवेज, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल बनेंगे हमेशा। अब वो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम अलग अलग तरह से स्टडी करते हैं, ऐसे समझो। अगर हम सिंपली लिखें Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, तो ये जो S होगा ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर हम इसको इक्वल टू लिखते हैं C डेल्टा टी, तो ये जो C है ये कहलाएगा हीट कैपेसिटी। और अगर हम इसी को लिखते हैं MW डेल्टा टी, तो ये जो MW है ये कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब ऐसे समझो तुम, फॉर्मूला यही है बस एक ही, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लिखो, या Q इक्वल टू सी डेल्टा टी लिखो, या Q इक्वल टू MW डेल्टा टी लिखो। SW यहाँ पे वाटर की स्पेसिफिक हीट है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट हम लोग लिख सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या इसको लिख सकते हैं 4200 जूल पर केजी केल्विन। दोनों में से कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वाटर का स्पेसिफिक हीट है, मतलब वाटर का अगर हम 1 ग्राम लेंगे और उसका टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, नीचे लिख देना कि व्हेन स्पेसिफिक हीट is depending
ऑन टेम्परेचर टी, अगर टी पे डिपेंड कर रही है तो उस केस में हम लोग डी क्यू को लिखते हैं एम एस डी टी, और यहां से क्यू निकालने के लिए इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ एम एस डी टी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब उस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे केसेस लेस देन 1% चांसेस हैं इस तरह के केसेस होने के। ठीक है। और सेकेंड टाइप की जो हीट है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? तो लेटेंट हीट में सिंपली हम ऐसे बोलते हैं कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना है, लेकिन ये काम होना चाहिए कहाँ पे? एट मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वहां पे क्यू को लिखते हैं हम लोग एम इंटू एल एफ। और अगर हमें लिक्विड को अगर हमें गैस स्टेट में ले जाना है तो हमें जो अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। और ये प्रोसेस होगा बॉइलिंग पॉइंट पे। तो यहां पे लिख सकते हैं Q इक्वल टू एम इंटू एल वी। एल एफ क्या है? तो एल एफ बनेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एल वी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। ध्यान एक बात जरूर रखना कि ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम remains constant. During phase change, temperature of system remains constant. During phase change, temperature of system remains constant. अब इसमें तुमको एक बात ध्यान से ये समझ लेनी है और फाइनली, कि जब भी हम किसी मटेरियल को हीट दे रहे हैं तो उस मटेरियल का बिहेवियर किस तरह से चेंज हो रहा है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं, सपोज हमारे पास है एम ग्राम, सपोज हमारे पास आइस है, और आइस है हमारे पास -θ1 डिग्री सेल्सियस पे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम इसको हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या आइस मेल्ट होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर आइस मेल्ट होगी? पहले टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक ऐसा होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक ये एम ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आ जाती है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने इसको यहां से लेकर यहां तक स्टडी किया है, और इस प्रोसेस में इसको हमने Q1 हीट दिया है। तो Q1 हीट बताओगे कितना होगा? Q1 की वैल्यू, तो Q1 की वैल्यू लिख सकते हैं क्या? M इंटू एस आइस इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह θ1 आ जाएगा। अब फिर इसको हम अगर हीट दे रहे हैं तो अब क्या होगा? फर्दर हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या मेल्ट होगी? मेल्ट होगी, टेम्परेचर 0 रहेगा। मेल्ट होगी। कब तक मेल्ट होगी? जब तक कि ये एम ग्राम वाटर नहीं बन जाता। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ध्यान रखना, जब फेज चेंज होगा ना तब टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ध्यान से देखो तो। और Q2 की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो Q2 को लिखेंगे हम लोग M इंटू एल एफ, जब तक कि सारा का सारा हीट जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता है। बताओ। ठीक है। जब तक कि सारा का सारा हीट कन्वर्ट, सारा का सारा आइस जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता वाटर में।
और अगर हम हीट देंगे और क्या होगा नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब वाटर को अगर हम हीट दे रहे हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, 100 डिग्री जब तक सेल्सियस। कि ये वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता। तो इस प्रोसेस में उसको Q3 हीट देनी पड़ी। Q3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो Q3 लिखेंगे M इंटू एस वाटर इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह आएगा 100। ठीक है, और फर्दर हम अगर इसको हीट देते हैं तब क्या होगा, तो और फर्दर हीट देंगे तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक कि ये m ग्राम स्टीम नहीं बन जाता एट 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे इसको Q4 हीट देनी पड़ी होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम बनाने के पीछे मेरा पर्पस यही है कि ये सारे काम जो है ये स्टेप्स में हो रहे हैं और इसी सीक्वेंस में ही होंगे हमेशा। ठीक है ना, बोलिए। और इसके बाद फिर और जो हीट देंगे हम, तो फिर इसको बोलते हैं हम लोग सुपर हीटेड स्टीम। लेकिन आगे की कहानी हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस नहीं करनी होगी। गैसेस को जो हम हीट देते हैं वो गैसेस के और भी दूसरे बिहेवियर्स पे डिपेंड करती है, तो उसको अलग से थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे हम लोग। समझे, बोलिए। और अगर हम ये पूरा का पूरा एनालिसिस एक ग्राफ पे दिखाएं, देखो एक तरफ हो जाती है सपोज हीट गिवन और एक तरफ हो गया टेम्परेचर, और ये ग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे -θ1 टेम्परेचर से। तो -θ1 से क्या हुआ, पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिर फेज चेंज होगा, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और बाद में फिर सुपर हीटेड स्टीम बनेगी। देखो ये मैं डायग्राम बना देता हूं। देखो ध्यान से, ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो कौन कौन से होंगे। ये पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो हीट है वो Q1 है, यहाँ से यहाँ तक की जो हीट है ये Q2 है, ये हीट Q3 है, और ये हीट Q4 है। ये वाला जो पार्ट है वो सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है वो स्टीम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये सिचुएशन मेल्टिंग पॉइंट पे है और ये सिचुएशन बॉइलिंग पॉइंट पे है। बताओ ये ग्राफ क्लियर है। कैलोरीमेट्री वैसे तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस हमें ये देखना है कि हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। दो सिस्टम हम लोग मिक्स करेंगे और पता करेंगे कि भाई रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या आएगा उसका सिस्टम का। देखो यहां तक कोई डाउट है पूछो। सिंपल, तुम्हें बेसिक बात ये ध्यान रखनी है, अगर हम हीट दे रहे हैं तो दो में से कोई एक ऑप्शन होगा, या तो उसका फेज चेंज होगा या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम लोग MS डेल्टा टी यूज करेंगे, और अगर फेज चेंज हो रहा है तो M/L यूज करेंगे। दो अलग अलग टेम्परेचर पे जब हम सिस्टम्स को मिक्स करेंगे तो एक हीट देगा एक हीट लेगा। जो हीट देगा उसका टेम्परेचर फॉल होगा और जो हीट लेगा उसका टेम्परेचर राइज होगा। कब तक, जब तक कि फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। बताओ, ठीक है ना, बेसिक बात। क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करो ट्राई इसको। देखो इसमें क्या कह रहा है, thermometer graduated according to linear scale reads a value x naught when in contact with boiling water and x naught by 3 when in contact with ice। इसका मतलब आइस पॉइंट हो गया x naught by 3 और स्टीम पॉइंट हो गया x naught। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डिग्री सेल्सियस इफ द थर्मोमीटर इन कॉन्टैक्ट इज x naught by 2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन x स्केल माइनस टेम्परेचर आइस पॉइंट अपॉन टेम्परेचर ऑफ स्टीम पॉइंट
minus temperature of ice point, and this value is constant for all scales. कोई भी दो स्केल के लिए ये वैल्यू हम इक्वल कर सकते हैं. तो देखो टेम्परेचर हमें बताना है x नॉट बाई 2 पे, तो उसको t ले लेते हैं. आइस पॉइंट कितना है? आइस पॉइंट है इसका x नॉट बाई 3 डिवाइडेड बाई स्टीम पॉइंट कितना है x नॉट माइनस आइस पॉइंट कितना है x नॉट बाई 3. ठीक है, और ये वैल्यू दी हुई है x नॉट बाई 2. क्यों भाई? टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो TC माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0. तो यहाँ से सॉल्व करके TC की वैल्यू आ गई कितनी? 25 डिग्री सेल्सियस. कर लिया सभी ने? बताइए. और देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. देखो, करो ट्राई. देखो इसमें क्या कह रहा है. When 100 gram of liquid A at 100 degree Celsius is added to 50 gram of liquid B at 75, the temperature of mixture becomes 90. इसका मतलब A 100 से 90 आया और B 75 से 90 गया. तो अब ऐसे देखो, ऐसे बोल सकते हैं कि हीट गिवन बाई A इज इक्वल टू हीट टेकन बाई B, लेकिन हमें A और B का स्पेसिफिक हीट नहीं मालूम है, तो कोई बात नहीं, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं. तो 100 ग्राम A का है, तो इसको लिखेंगे 100 इंटू SA इंटू डेल्टा टी. तो इसका डेल्टा टी होगा 100 माइनस 90, क्योंकि ये 100 से 90 आ रहा है. बी के लिए क्या लिखेंगे? तो बी के लिए लिखेंगे 50 इंटू SB, और ये 90 से 75 आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 90, मतलब 75 से 90 पहुंच रहा है. तो ये 90 माइनस से बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इक्वल तो कर ही रहे हैं ना हम लोग. तो यहां से इक्वेशन क्या आती है SA और SB में? क्यों भाई? 20 SA इज इक्वल टू 15 SB, या 4 SA इज इक्वल टू 3 SB. तो इसको ऐसे ही छोड़ दो इक्वेशन 1. अब और आगे पढ़ो. कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ 100 ग्राम ऑफ A एट 100 इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ B एट 50. तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम अगर A का यानी SA 100 पे है, तो मान लेते हैं कि वो 100 से T आएगा, और 50 ग्राम B का है और B 50 से T पहुंच जाएगा, तो इसके लिए T माइनस 50 लिखेंगे. SA और SB की वैल्यू रख दो, क्या आएगा? SA की जगह SB लिखना है, तो लिखेंगे 3SB बाई 4, और 100 माइनस T इज इक्वल टू SB T माइनस 50. तो यहाँ से SB कैंसिल हो जाएगा, और T सॉल्व करके कितना आता है? 80 डिग्री सेल्सियस आ रहा है सभी का? बताइए. यस सर. क्वेश्चन क्लियर है कैसे किया है? नेक्स्ट देखो 35. देखो इसमें क्या कह रहा है. कह रहा है एक्सपेरिमेंटर टेक्स 10 मिनट्स to raise temperature of water in a calorimeter in a container from 0 to 100, and another 55 minutes to convert it totally into steam by supplying heat at a constant rate. मतलब हीट हम कांस्टेंट रेट से दे रहे हैं, तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि let heat is supplied at T कैलोरी पर मिनट. मतलब हम इस रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं P कैलोरी पर मिनट. तो 10 मिनट में कितनी हीट सप्लाइड होगी? तो 10 मिनट में हीट सप्लाइड होगी 10V, और इतनी हीट से क्या हुआ? M मास वाटर 0 से 100 पहुंच जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे M इंटू S इंटू डेल्टा टी. तो ये इक्वेशन 1 हो गई. और कह रहा है कि अनदर 55 मिनट्स लग रहे हैं, तो अनदर 55 मिनट्स में कितनी हीट मिलेगी? तो 55P हो जाएगा, और उसमें वो वही वाटर जो है वो पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो M इंटू LV हो जाएगा. तो मुझे लगता है डिवाइड कर दो. क्यों भाई? डिवाइड करके यहाँ से LV की वैल्यू सीधे सीधे 550 कैलोरी पर ग्राम आ जा रही है. बोलो, कर लिया था सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए.
देखिए इसमें क्या करना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस गिवन है। कह रहा है 100 ग्राम ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे जैसे वाटर और आइस को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, और हमको ये नहीं मालूम है कि फाइनली टेम्परेचर क्या होगा, मतलब फाइनली सारा वाटर होगा या फाइनली कुछ वाटर होगा कुछ आइस होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के दो देख के तो यही लगता है कि इस केस में सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो रही है, तो आइस इसमें उतनी ही मेल्ट होगी जितनी वाटर 25 से 0 आने मिलेगा। बट मैं इन जनरल बता देता हूं कि इन जनरल तुम्हें पता कैसे करना है। मान लो तुम्हें ये ना पता हो कि आइस सारी की सारी मेल्ट होगी कि नहीं होगी, तो वहां पे क्या करो, इस तरह से करो, एक तरफ लिख लो 100 ग्राम आइस, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं 200 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे देखो कि अगर ये आइस मेल्ट होगी, और सपोज कर लें कि सारी की सारी आइस मेल्ट होती है, तो सारी की सारी आइस मेल्ट होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाएगी। तो इसको कितना हीट चाहिए, इसको कितना हीट लगेगा इस प्रोसेस के लिए, तो इसको लगेगा m इंटू एल एफ। तो 100 इंटू एल एफ, एल एफ दिया हुआ है 3.4 10 टू दी पावर 5, तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 7 जूल में। अगर कैलकुलेट करें तो नहीं, 100 है ना तो उसको केजी में करना पड़ेगा, तो 0.1 करेंगे तो ये 3.4 10 टू दी पावर 4 जूल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये माने कि ये जो सारा का सारा वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर अगर बनेगा, ठीक है, तो इसको कितना हीट चाहिए, मतलब ये कितना हीट निकालेगा। एक सिस्टम हीट निकाल रहा है और एक सिस्टम हीट ले रहा है, तो ये कितना निकालेगा, तो इसकी हीट हम लोग लिख सकते हैं m, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में, इंटू एस, एस का मतलब है 4800 और 4200 इंटू डेल्टा टी, तो ये आएगा 25। तो जरा ये वैल्यू निकालो कितनी आती है, तो ये आएगी 25 इंटू 4200 और इंटू 0.2, तो ये ध्यान से देखो आती है 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल। अब तुम यहां से कंपेयर कर सकते हो, ये कम है और ये ज्यादा है, मतलब आइस को कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, तो इसका मतलब आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी। तो कितनी आइस मेल्ट होगी, तो अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, तो उतनी मेल्ट होगी जितनी वाटर से हीट निकल रही है। तो वाटर से हीट निकल रही है 2.1 10 पावर 4, और इसमें डिवाइड कर दो 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 से, देखो नहीं सॉरी, इसमें डिवाइड कर दो उसके स्पेसिफिक हीट से, स्पेसिफिक एल एफ से, तो 3.4 इंटू 10 टू दी पावर 5, तो देखो कितना आता है, क्यों भाई, तो ये केजी में आएगा, तो इसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 61.7 ग्राम आ रहा है। बस क्लियर है कैसे करना है। इस क्वेश्चन में तो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है कि आइस कितनी मेल्ट होगी। तो वाटर को 25 से 0 लाने के लिए, क्योंकि हीट एक्सचेंज तभी तक होगा जब तक कि दोनों 0 पे नहीं आ जाते हैं, दोनों 0 पे आ गए तो फिर कोई एक हीट एक्सचेंज नहीं है। तो वाटर को 0 तक आने में जो हीट निकलेगी वही उसी से आइस मेल्ट होने वाली है। बताइए क्लियर है। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है, बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी दिया हुआ है 210 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड वुडन टारगेट, one half of its kinetic energy is converted into heat in the bullet and the other half is converted into heat in the wood, ठीक है। the rise in temperature of the bullet if the specific heat of material given है, तो हाफ काइनेटिक एनर्जी ले लो इसकी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसका भी हाफ जो है वो बुलेट के एम एस डेल्टा टी के इक्वल कर दो। आ रहा है यहां से, क्यों भाई, एम तो कैंसिल ही हो गया, तो ये हो रहा है 1/4 इंटू वी स्क्वायर, और स्पेसिफिक हीट दी हुई है लेकिन ये कैलोरी में है, ये ध्यान रखना, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जूल में 4.2, और पर ग्राम है तो 10 पावर 3 भी कर देते हैं इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा टी निकालो क्या आता है, क्यों भाई,
87.5 87.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो अगेन कैलोरीमेट्री में भी कॉन्सेप्ट बहुत सारे नहीं है, बट हाँ प्रॉब्लम्स की वैरायटी बहुत सारी मिलेगी तुमको। तो कुछ क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा फिर से पहले की तरह, बताओ तो उनको आप जरूर कर लेना।